हेलो बच्चों। तो हम लोग क्लास 11 के डायग्राम के बारे में देख रहे थे। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 1 से लेकर हम लोग देखे थे चैप्टर नंबर 7 तक, है ना। आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 से, मतलब सेल बायोलॉजी वाले जो जितने भी डायग्राम है सेल बायोलॉजी में या उसके आगे जितने भी हैं उसको हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कहाँ से? सेल बायोलॉजी के डायग्राम से। ठीक है, कई बार क्या होता है कि इसके डायग्राम में जो दिए रहते हैं और बोले रहते हैं डायग्राम देकर कि कौन से शिफ्ट की दिखती है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। साथ में हम लोग डायग्राम को देख कर तो बता सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा रहता है कि इसका नाम वगैरह याद नहीं रहता है या नाम को हम लोग इजिली बता नहीं पाते। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से। सबसे पहला देखते हैं आरबीसी का। तो आरबीसी का जो शेप रहता है सब लोग जानते ही होंगे, क्या रहता है? राउंड रहता है एंड बाइकॉन्केव, मतलब ये गोलाकार होते हैं या तो फिर द्विअवतलाकार भी होते हैं। तो इस टाइप से दोनों टाइप से होते हैं आरबीसी का शेप। ठीक है, उसके अलावा इसको देखिए, डब्ल्यूबीसी जो होती है अमीबा के जैसे दिखाई देती है, इसलिए इसको अमीबॉइड शेप के बोलते हैं डब्ल्यूबीसी को। ठीक है, उसके अलावा ये देखिए, ये तीसरा नंबर का जो डायग्राम है ये एपिथेलियल सेल है। मतलब बोला जाए कि एक्चुअल में ये टिश्यू है और बहुत सारे सेल मिलकर ही टिश्यू बनाए हैं। तो एपिथेलियल सेल मिलकर टिश्यू बने हैं। तो ये कैसे दिखाई देती है? लॉन्ग होती है, लंबी दिखाई देती है, और नैरो होती है। नैरो का मतलब सक्रिय। लंबी और सक्रिय किस टाइप की सेल की संरचना होती है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो एपिथेलियल सेल की संरचना ऐसे होती है। ठीक है, उसके अलावा और आगे बात करें तो यहाँ पर नर्व सेल जो रहती है वो ब्रांच्ड रहती है एंड लॉन्ग रहती है। सभी को पता है कि सबसे लंबी कोशिका के बारे में जब भी पढ़ते हैं तो न्यूरॉन्स या नर्व सेल के बारे में ही जानते हैं। और दूसरी खास बात क्या है इसकी, कि ब्रांच्ड होती है। ब्रांच का मतलब देखो, ब्रांचिंग किया हुआ है, ऐसे ब्रांचिंग दिखाई दे रहा है। उसके अलावा और देखें, ये ट्रैकिड्स है। ट्रैकिड्स एंड वेजल्स जानते ही होंगे, है ना। जाइलम का पार्ट होता है जाइलम। तो जाइलम में ट्रैकिड जो रहती है इलोंगिनेटेड। इलोंगिनेटेड का मतलब होता है बहुत लंबी रहती है, तभी पानी को जड़ से, है ना, क्या करके अवशोषित करके पूरे तने तक, या बोला जाए कि पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाती है। तो ट्रैकिड्स इलोंगिनेटेड होती है इसका, है ना, लंबा कार, या बोल सकते हैं लंबी होती है ये, है ना। अगला देखिए, मिजोफिल सेल। ये पत्तियों में पाई जाती है मिजोफिल सेल। इसकी संरचना कैसे होती है? राउंड दिखती है एंड ओवल दिखती है। अंडाकार होती है या तो फिर गोलाकार दिखाई देती है। ठीक है, इसके अलावा और देखें, ये यूकैरियोटिक सेल का क्या है, यहाँ पर साइज दिया गया है। तो मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन में पूछ सकते हैं इसको। हालांकि डायग्राम में है ये, मतलब डायग्राम को देखकर इसके साइज को बताया गया है, लेकिन मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन दे सकते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यूकैरियोटिक सेल होती है वो 10 से 20 माइक्रोमीटर की होती है, और 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू, हम जानते हैं, 10⁻⁻⁶ मीटर होते हैं। ठीक है, तो ये यूकैरियोटिक सेल की ये साइज है। उसके अलावा हम लोग बैक्टीरिया के साइज के बारे में बात करेंगे, तो 1 से 2 माइक्रोमीटर साइज होती है इसकी, बैक्टीरिया की। उसके अलावा और भी दिया है पीपीएलओ, है ना, माइक्रोप्लाज्मा होती है पीपीएलओ। तो उसका साइज कितना होता है? 0.1 माइक्रोमीटर होती है। उसके अलावा और भी देखिए, वायरस की साइज के बारे में भी दिया है। तो वायरस की साइज 0.02 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर इसकी वायरस की साइज होती है ना। मतलब मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन में ऐसे दे सकते हैं। हालांकि ये थ्योरेटिकल बातें नहीं है, लेकिन इसको मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन में दे सकते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, साइज के बेस में क्वेश्चन देंगे तो ऐसे देंगे, है ना। तो देखो, सबसे स्मॉलेस्ट जो होती है 0.1, है ना, कौन है? पीपीएलओ। जीवित है, वायरस तो है ना निर्जीव रहता है शरीर के बाहर, तो ये तो और भी कम हो जाती है इसकी साइज जो रहती है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसकी साइज कभी कभी क्या होती है? पीपीएलओ से ज्यादा होती है, 0.2 मतलब 0.1 से ज्यादा। तो ऐसे मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और आगे बात करें, अगला देखो, प्लांट सेल एंड, है ना, एनिमल सेल के बारे में है। तो देखिए, ये डायग्राम से देखते हैं कि सबसे पहला, तो सबसे बड़ा वाला जो स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रहा है ना, वो क्या है? वैक्यूल है। और वैक्यूल को देखकर ही हम समझ जाएंगे कि ये प्लांट सेल है कि एनिमल सेल है। ठीक है, तो वैक्यूल जो है 90% एरिया को घेरे हुए रहती है, तो वैक्यूल है ये। और उसके बाद दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संरचना होती है न्यूक्लियस। तो दूसरा क्या है? न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर में रहती है एक चीज, है ना, जिसको हम लोग न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और इसके साइड में जो मेम्ब्रेन रहती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनवलप। और जानते हैं हम लोग, दोहरी झिल्ली से घिरी हुई रहती है ये, दोहरी झिल्ली से। कौन? न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। ठीक है, सेल के बाहर की ओर में स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चूंकि ये प्लांट सेल है तो सबसे आउटर लेयर इसकी जो होती है वो होती है सेल वॉल, और सेल वॉल ही सबसे आउटर लेयर है। दूसरे नंबर में सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, उसके अलावा इसमें राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, साइटोप्लाज्म, पेरोक्सिसोम भी है,
माइक्रोट्यूब्यूल्स है, प्लाज्मोडेस्माटा भी है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है साइड साइड में रहती है, लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है सेल मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई रहती है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई रहती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये है, न्यूक्लियर एनवलप इसी से जुड़ी हुई रहती है, कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ वाली। उसके अलावा देखिए लाइसोसोम, ये खास बात है जानने वाली, क्या कि भाई जनरली प्लांट में लाइसोसोम नहीं होते, लेकिन यहाँ पर डायग्राम को देखेंगे ना तो डायग्राम में लाइसोसोम को दिया गया है ना। तो ऑप्शन कैसे आ रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पर आंसर देना है। लाइसोसोम होते नहीं है प्लांट में, लेकिन यहाँ पर डायग्राम में दिया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, लाइसोसोम के बारे में दिया है एनसीईआरटी ने, ठीक है। उसके अलावा और देखते हैं आगे। अगला है एनिमल सेल। एनिमल सेल में तो वैक्यूल वगैरह रहता नहीं है, तो सबसे लार्जेस्ट जो होती है इसमें वो कौन होती है? तो न्यूक्लियस होती है सबसे लार्जेस्ट। दूसरा क्या खास बात होता है एनिमल सेल का? तो एनिमल सेल में क्या होती है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहते हैं, या बोला जाए सेल मेम्ब्रेन, वो सबसे आउटर लेयर, आउटर बाउंड्री होती है, उसी में ऐसे माइक्रोविलाई, सिलिया, फ्लैजिला उन्हीं के द्वारा सब बनाई गई रहती है। और बाकी स्ट्रक्चर जो रहती है लगभग सेम रहती है, सिर्फ दो तीन चीजों को छोड़कर। तो कौन कौन चीजें को छोड़कर? तो प्लास्टिड को छोड़कर, प्लास्टिड नहीं है इसमें। दूसरा है ना, प्लास्टिड नहीं रहती इसमें, प्लास्टिड नहीं है। दूसरा क्या नहीं रहता? वैक्यूल्स नहीं रहता। उसके अलावा और क्या है? तो सेल वॉल भी नहीं रहता। तो इसमें एक क्या अलग चीज होती है? तो इसमें ना एक चीज रहती है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? सेंट्रियोल। ये रहती है ना, इसमें एनिमल सेल में, लेकिन यही प्लांट सेल में एब्सेंट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और देखें तो लाइसोसोम के बारे में बात करेंगे, तो लाइसोसोम एनिमल सेल की ही खास बात है, ठीक है, एनिमल सेल में ही रहती है, लेकिन ना कभी कभी है ना प्लांट सेल में रहते तो नहीं है, लेकिन डायग्राम में दिया है इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखना है, ठीक है। प्लांट सेल में एक बात करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे चीज है, लेकिन सेंट्रियोल नहीं रहती। उसके अलावा सीलिया एंड फ्लैजिला नहीं होती, सीलिया एंड फ्लैजिला नहीं होती, ये भी नहीं है। और जनरली लाइसोसोम भी नहीं रहते ना, याद रखना, लाइसोसोम भी नहीं, लेकिन अकॉर्डिंग टू डायग्राम दे सकते हैं। तो ऑप्शन कैसे आ रहे हैं उसके हिसाब से हमें आंसर देना है, ठीक है। बाकी ये प्लांट सेल एनिमल सेल का है ना डिफरेंस है, ये सब चीजें। आगे और देखते हैं। अगला है सेल मेम्ब्रेन, है ना। सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानते हैं, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। तो देखें, ये जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें एक मॉडल दिया गया है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सेल मेम्ब्रेन के लिए दिया गया है। तो सिंगर एंड निकोलसन नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था इसको, है ना, कि इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई देती है सेल मेम्ब्रेन की। तो इसमें देखो क्या क्या चीजें होती है। तो देखो सबसे पहला जो बाहर की ओर में रहती है ना, वो क्या है? शुगर या कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट रहती कहाँ पर है? तो इस पेरीफेरल प्रोटीन से जुड़ी हुई रहती है। और ये कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइको वर्ड यूज करते हैं। और यहाँ पर क्या है? प्रोटीन। तो ये क्या दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं। इन लोग क्या बनाते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। दूसरा, इसमें जो प्रोटीन रहती है पेरीफेरल साइड में तो रहती है, लेकिन दूसरे नंबर में ये इंटीग्रल प्रोटीन भी होती है। तो इंटीग्रल प्रोटीन क्या होती है? तो देखो, इंटीग्रल प्रोटीन या तो आंशिक रूप से धसे हुए रहते हैं, या तो पूर्ण रूप से इस मेम्ब्रेन के अंदर में धसे हुए रहते हैं। तो इंटीग्रल प्रोटीन अंदर में रहती है। पेरीफेरल प्रोटीन जो है ना, अंदर से मतलब बाहर से लेकर पूरा अंदर तक देखो फैली हुई है, अंदर तक पूरा आई हुई रहती है। ये कौन सी? पेरीफेरल प्रोटीन। उसके अलावा यहाँ पर क्या रहते हैं? फास्फोलिपिड बाइलेयर होती है, लिपिड की द्विस्तर होती है। और हम जानते हैं लिपिड एंड प्रोटीन का जो है ना परसेंटेज है वो क्या रहती है? तो लिपिड का रहता है कितना परसेंट? 40%। एंड प्रोटीन होती है कितनी परसेंट? 52%। किसके लिए? आरबीसी के लिए है ये। और यदि जनरल सेल के लिए बोलेंगे, है ना, दूसरे ऑल भी, तो इसमें 58% फॉर अदर सेल मेम्ब्रेन, है ना, 58%। बाकी लिपिड तो उतना ही रहती है। और उसमें भी लिपिड कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट रहती है? तो फॉस्फोलिपिड सबसे इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोलिपिड सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं इसमें, जो पाए जाने वाले लिपिड है उसमें से, ठीक है। उसके अलावा एक चीज और होती है, क्या? ये जो होती है कोलेस्ट्रॉल। चूंकि फ्लूडिडिटी नेचर होती है इसकी, तरलता वाली नेचर होती है सेल मेम्ब्रेन की, तो इसमें एक चीज होता है, क्या? कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल का काम क्या होता है? तो स्टेबिलिटी प्रदान करना, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है किसको? सेल मेम्ब्रेन को, ताकि वो है ना हिले डुले ना, या इधर उधर मतलब टूटना नहीं चाहिए। लचीली होती है मेम्ब्रेन है ये, इसीलिए कोलेस्ट्रॉल होती है। और देखो कोलेस्ट्रॉल गेप गेप में है, देखो यहाँ पर लगातार नहीं है ना, गेप गेप में, गेप 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 में है ये। लगातार तो सिर्फ एक चीज रहती है, क्या? लिपिड। प्रोटीन भी क्या होते हैं? बीच बीच में, बीच बीच में है। प्रोटीन भी देखो कहां पर है? बीच बीच में है। लिपिड ही पूरा जगह में है,
है ना। और क्या होती है कि प्रोटीन बीच बीच में धंसे हैं, उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल भी बीच बीच में धंसे हैं। तो ये क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होती है ये, है ना। उसके बाद में अगला डायग्राम दिया गया है यहाँ पर, ये न्यूक्लियस है ना, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, और यहाँ पर न्यूक्लियर पोर दिया गया है जिसके द्वारा बाई डायरेक्शनली वहां से प्रोटीन आता, मतलब वहां से एमआरएनए आती है साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में एमआरएनए आती है और यहाँ से प्रोटीन बनता है, वो न्यूक्लियस के अंदर जाता है। तो बाई डायरेक्शनली मूवमेंट होती है किसका, तो मॉलिक्यूल्स का। तो कोई भी अणु का, है ना, दोनों तरफ न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की ओर, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की ओर में जाते रहते हैं, तो न्यूक्लियर पोर के माध्यम से, ठीक है। और हम जानते हैं इसकी जो सरफेस होती है उसमें, मतलब सेल मेम्ब्रेन के सरफेस में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ी हुई रहती है, और यहाँ पर इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ी हुई नहीं रहती, और इसमें राइबोसोम भी क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं। तो राइबोसोम भी क्या होती है, एब्सेंट, यही कारण कि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। तो इधर की ओर के जो डायग्राम है उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोई भी ग्रेन्यूल्स या दाना नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि इसमें दाने दिखाई दे रहे हैं। तो दाने का मतलब क्या है, ये दाने का मतलब है ये राइबोसोम होती है, राइबोसोम, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये डायग्राम देंगे, पूछेंगे कि किसका डायग्राम है ना। तो डायग्राम में देख सकते हैं, है ना, ये सिस्टर्नी बनी हुई दिखाई देगी। तो सिस्टर्नी बनी हुई दिखाई दे रही है, मतलब वो क्या है, गोल्जी अपरेटस होती है। तो क्या होती है ये, गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडी बोलते हैं। अगला डायग्राम देखते हैं। तो अगला डायग्राम में देखें तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खास बात क्या होती है कि ये डबल मेम्ब्रेनस होती है, एक मेम्ब्रेन बाहर की ओर में और दूसरा मेम्ब्रेन अंदर की ओर में रहती है। तो जो दूसरा मेम्ब्रेन होती है ना, इनर मेम्ब्रेन, वो अंदर की ओर में ऐसे फोल्डिंग किया हुआ रहता है, ऐसे। तो इसी फोल्डिंग का नाम है भाई क्रिस्टी, और क्रिस्टी शब्द किससे रिलेटेड है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो क्रिस्टी, है ना, क्या होती है, ये इनर मेम्ब्रेन का ही फोल्डिंग होती है, इनर मेम्ब्रेन ही ऐसे बढ़ जाती है, मतलब फोल्ड हो जाती है, जिसकी वजह से इसका क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और हम जानते हैं इनर मेम्ब्रेन में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी चलती है, जिसकी वजह से ग्लूकोज पूरा तरीके से टूट जाते हैं, ठीक है। अब दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक जगह है, खाली जगह, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। सीधी सी बात है, दो यहाँ पर झिल्ली है, उसमें बीच में जगह रहेगी, उसको इनर मेम्ब्रेन स्पेस ही बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ना क्रिस्टी कौन बनाती है, आउटर मेम्ब्रेन बनाती है कि इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग ही क्या बनाती है, क्रिस्टी। और एक इंपॉर्टेंट चीज और यहाँ पर क्या है, इसके अंदर में जो फ्लूइड रहता है उसको नाम क्या है, मैट्रिक्स नाम है। और इसी मैट्रिक्स में क्या चलते हैं, क्रेब्स साइकिल चलती है। तो क्रेब्स साइकिल चलती है यहाँ पर, कहाँ पर, मैट्रिक्स में। एक और चीज चलता है यहीं पर, लिंक रिएक्शन भी पढ़े हुए रहते हैं, वो भी चलता है, क्रेब्स साइकिल भी चलते हैं। और उसके अलावा इनर मेम्ब्रेन में ईटीएस भी चलती है, हम लोग फोटो रेस्पिरेशन में पढ़े हुए रहते हैं। तो ये डायग्राम है, डायग्राम में 1 2 3 4 करके देंगे तो बना देना है। ये फोल्डिंग जो है वो क्या है, क्रिस्टी है, बस। उसके अलावा अगला डायग्राम देखते हैं। ये डायग्राम है किसका, क्लोरोप्लास्ट का। तो क्लोरोप्लास्ट को देखें तो इसका जो लिक्विड वाला पार्ट होता है ना, वो स्ट्रोमा होती है। ये भी क्या होती है, डबल मेम्ब्रेनस होती है। तो इसमें भी देखो आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा क्या होती है, इनर मेम्ब्रेन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में डिफरेंस होती है कि जो सेल वाल, मतलब जो इनर मेम्ब्रेन है ना किसका, क्लोरोप्लास्ट का, वो क्या होती है, कम परमिएबल होती है एज कंपेयर टू माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली होती है ना, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली की तुलना में, झिल्ली की तुलना में कम पारगम्य होती है, कम पारगम्य होती है। कौन कम पारगम्य होती है, तो क्लोरोप्लास्ट का इनर मेम्ब्रेन, है ना। तो क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो, बाकी सब चीज सेम रहता है ना। 70s राइबोसोम इसमें भी पाए जाते हैं, उसमें भी 70s राइबोसोम होती है ना। डीएनए भी पाई जाती है इसमें, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होती है इसमें, है ना। और उसमें भी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में। बाकी इसमें खुद के राइबोसोम है, 70s राइबोसोम, खुद ये प्रोटीन बना सकती है, सब कर सकती है, सेम राइबोसोम, सेम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट सेम होते हैं लगभग, है ना। थोड़ा ही बस डिफरेंस होता है। इसमें क्या रहता है, क्लोरोप्लास्ट वगैरह रहती है, क्लोरोप्लास्ट में क्या रहता है, बहुत सारी चीज, ग्रेनम होती है, थैलेकॉइड होती है। थैलेकॉइड ऐसे सिक्के के चट्टों के रूप में व्यवस्थित होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं, ग्रेनम। ये क्या है, थैलेकॉइड।
बाकी दो ग्रेनम को जो जोड़ती है ना उसका नाम क्या है, स्ट्रोमा लेमली, और हम जानते हैं इसी में फोटोसिस्टम फर्स्ट बस अकेले चलती है, ठीक है। बाकी थैलोकाइट के मेम्ब्रेन में फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड दोनों चलते हैं। तो ये डायग्राम है किसका, क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे तो ऐसे बताना है हमें। एक और डायग्राम दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, कौन सा, तो ये है राइबोसोम। क्या है ये, राइबोसोम है ना, ऐसे 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 टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। लेकिन इसमें दो सब यूनिट होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट होता है और एक स्मॉल सब यूनिट होते हैं, है ना। इसके बारे में हम लोग पढ़े हुए रहते हैं। 80s में 60s प्लस 40s से मिलकर बना रहता है, जबकि 70s में 50s प्लस 30s से मिलकर बना हुआ रहता है। तो ये राइबोसोम है। तो राइबोसोम दो सब यूनिट से मिलकर बना रहता है, और ये होती है यूकैरियोटिक सेल में, जबकि ये होती है किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल के कहाँ पर, तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है, ये बात जानना है। लेकिन ये 70s वाले और कहाँ कहाँ पर होती है, तो ये आर ई आर के ऊपर में रहती है सरफेस में, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और तीसरा क्लोरोप्लास्ट में भी पाई जाती है। तो ये बात भी हमें जानना है साथ में, ठीक है। तो राइबोसोम को कोशिकांग के अंदर कोशिकांग भी बोलते हैं इसी की वजह से। अगला देखें, अगला है सिलिया एंड फ्लैजिला। सिलिया एंड फ्लैजिला में देखें, सबसे आउटर लेयर तो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये बात याद रख लेना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सबसे बाहरी लेयर। अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की साइड में और क्या क्या चीजें हैं, तो देखो जो यहाँ पर है पहला नंबर, पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, डबलेट होती है। डबलेट का मतलब ये दो रहते हैं, एक इधर रहेगा एक अंदर की ओर में रहती है। तो पेरीफेरल मतलब ये परिधि की ओर में 9 रहते हैं पूरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। उसके अलावा इन दोनों पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स को जो जोड़ती है ना उसको बोलते हैं इंटर डबलेट ब्रिज। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर डबलेट ब्रिज। और अंदर में होती है क्या, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये जो अंदर में है ना सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है। और सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल तो है, एक है, लेकिन ये भी क्या रहती है, एक और रहती है, तो इसमें दो रहती है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। तो इसकी संख्या कितनी होती है, दो। तो यहाँ पर 9+2 अरेंजमेंट रहता है, बात हमें जानना है, ठीक है। उसके अलावा ये जो रेड कलर की दिखाई दे रही है वो क्या, सेंट्रल सीथ है, बीच में जो एक जगह है ना जो दोनों को कवर अप करके रखती है। एक चीज और है, पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से ना इसको स्ट्रेंथ देने के लिए, इसको सहारा देने के लिए ऐसे रेडियल स्पोक भी निकली हुई रहती है। तो रेडियल स्पोक के बारे में भी जानना है। तो लेबलिंग वाले क्वेश्चन देंगे तो बाहर की ओर है तो बाहर से लेबल होगा, तो बाहर का मतलब परिधि, परिधि मतलब पेरीफेरल, ठीक है। अंदर, अंदर मतलब सेंटर, सेंटर मतलब सेंट्रियोल। बाकी बच गया सेंटर के, देखो ये भी सी से ही स्पेलिंग शुरू हो रहा है, सेंट्रल सीथ है अंदर वाली। और इन दोनों को परिधि को जो जोड़ती है इंटर डबलेट ब्रिज है, ब्रिज का मतलब जोड़ना। और बाकी एक और बच गया, उसका क्या नाम है, रेडियल स्पोक है, स्पोक के जैसे दिखाई दे रही है। ये डायग्राम भी है ना, ये सिलिया एंड फ्लैजिला का ही डायग्राम है, इसको जूम करके ऐसे दिखाया गया है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला देखिए स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग, तो ऐसे दिखाई देती है। तो न्यूक्लियस में क्या होती है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है पहले बात तो, और वो भी कैसी है, तो डबल होती है, ये डबल होती है। उसमें बीच बीच में छेद है ना, या छिद्र है, तो उसको न्यूक्लियर कोर बोलते हैं। इसमें है ना बिना झिल्ली से घिरे हुए ऐसे एक और स्ट्रक्चर रहती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस, या इसको हिंदी में बात करें तो इसको हम लोग केंद्रिका भी बोलते हैं। बाकी इसका जो लिक्विड वाला इधर की ओर में जितने भी लिक्विड वाला पार्ट है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य बोलते हैं, केंद्रक द्रव्य होती है। तो ये न्यूक्लियस का डायग्राम है। एक चीज यहाँ पर देखें, ये क्रोमोसोम का डायग्राम है। जब न्यूक्लियोप्लाज्म ना संघनन करती है, संघनन मतलब बोला जाए कि इसमें कंडेंसेशन जब भी होता है तो ऐसे प्रॉपरली वो शेप लेती है, तो ये क्या बना देती है, ऐसे ये क्रोमोसोम बनाती है। उसमें भी ये पहले सिंगल ही ऐसे बनाए हुए रहते हैं, बाद में ये डबल है ना अपने क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड बनाती है। तो इसमें इसकी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है काइनेटोकोर, और काइनेटोकोर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये काइनेटोकोर। क्यों, क्योंकि जब सेल डिवीजन होता है ना तो वहीं पर क्या होती है, स्पिंडल फाइबर यहीं पर ही क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो स्पिंडल फाइबर अटैच होने वाली जगह है ये, स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं वहीं पर, ताकि दोनों क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमेटिड को क्या कर सके, बाहर कर सके। इसके बारे में और भी क्लास हम लोग देख चुके हैं कि यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है। तो देख सकते हैं ये वाला जो है ना, ये क्या होती है पता है, गुणसूत्र बिंदु है। ये क्या है, गुणसूत्र बिंदु है, ठीक है। और उसमें एक पूरे क्या है, क्रोमेटिड है, ये पूरा क्या है, क्रोमेटिड, क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड है, ठीक है। यही अभी क्या करेगा, डिवीजन करके मान लो ऐसा टाइप का बनाएगा ना, तो देखो यहाँ पर भी गुणसूत्र बिंदु कैसी है, गुणसूत्र बिंदु एक ही है इसमें। गुणसूत्र बिंदु कितनी है,
एक, लेकिन इसके दोनों तरफ डिस्क शेप के। देखो काइनेटोकोर का शेप कैसा रहता है पता है, डिस्क शेप, डिस्क शेप्ड रहती है। तो इन दोनों तरफ यहाँ पर कितने होते हैं काइनेटोकोर की संख्या, तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं काइनेटोकोर, काइनेटोकोर कितने होंगे, तो यहाँ पर होंगे दो, क्योंकि दो सिस्टर क्रोमेटिड है, एक सिस्टर क्रोमेटिड ये, एक सिस्टर क्रोमेटिड ये, तो ये सिस्टर है ना, ये भी क्या है, ये भी सिस्टर है, सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड मतलब एक एक क्रोमेटिड है, ये दोनों सिस्टर वर्ड अभी यूज करेंगे। तो क्रोमेटिड की संख्या यहाँ पर कितनी है, दो है। तो गुणसूत्र बिंदु, तो बोला जाए तो ये कितने गुणसूत्र है पूछेंगे, तो भाई गुणसूत्र तो एक ही है, एक ही गुणसूत्र है जिसमें दो क्रोमेटिड है, दो काइनेटोकोर है और गुणसूत्र बिंदु एक है। तो यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को कि गुणसूत्र बिंदु जितने होंगे ना उतने ही गुणसूत्र होंगे, बात याद रख लेना अभी से, गुणसूत्र बिंदु की संख्या जितनी होगी उतने ही गुणसूत्र होंगे। देखो इसमें भी गुणसूत्र बिंदु की संख्या एक ही है, तो एक ही क्रोमोसोम है, ये भी एक ही क्रोमोसोम है, लेकिन ये अपने आप को सिस्टर क्रोमेटिड बना चुका है, मतलब रेप्लिकेशन करके सिस्टर क्रोमेटिड बनाया है। इसमें तो एक ही क्रोमेटिड है, लेकिन इसमें क्रोमेटिड दो है, और दोनों आपस में कैसे क्रोमेटिड है, तो सिस्टर क्रोमेटिड है, जबकि यहाँ पर इसके सिस्टर नहीं है। सिस्टर तभी बनेगी जब ये रेप्लिकेशन करेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। काइनेटोकोर को याद रखा, स्पिंडल फाइबर यहीं से जुड़ते, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली। उसके अलावा और आगे देखते हैं क्रोमोसोम का। जब संघनन होती है तो क्रोमोसोम जो है ना चार प्रकार के शेप बनाती है। तो सबसे पहला देखो, इसको बोलते हैं हम लोग मेटासेंट्रिक, उसके बाद में सब मेटासेंट्रिक है ये, है ना, सब मेटासेंट्रिक, ये क्या है, मेटासेंट्रिक है ये वाली, और ये वाली क्या है, सब मेटासेंट्रिक। ये वाली क्या होती है, एक्रोसेंट्रिक होती है, एक्रोसेंट्रिक, तो ये दोनों एक्रोसेंट्रिक है। कुछ लोगों को लगता है कि ये वाला टीलोसेंट्रिक है, टीलोसेंट्रिक वो नहीं है, टीलोसेंट्रिक ऐसा रहता है, टर्मिनल होना चाहिए। जबकि देखो भुजा, तो ऐसे दोनों को देखकर पूछ सकते हैं कि दोनों क्या है, तो दोनों ही एक्रोसेंट्रिक है भाई, याद रख लेना ना, दोनों क्या है, एक्रोसेंट्रिक। ये वाली होती है टीलोसेंट्रिक, जिसमें एक भुजा तो रहती ही नहीं है, दूसरे तरफ की भुजा, सिर्फ एक ही तरफ की भुजा रहती है। तो ये दोनों क्या होती है, एक्रोसेंट्रिक है, जबकि ये क्या है, सब मेटासेंट्रिक है, और ये वाली क्या है, मेटासेंट्रिक है। अभी क्या है, तो देखो गुणसूत्र बिंदु से जो उसकी भुजा है ना दोनों तरफ यदि बराबर रहेगी, मतलब बोला जाए गुणसूत्र बिंदु यदि बीचों बीच में है तो मेटासेंट्रिक, बीचों बीच से थोड़ा हट के है तो सब मेटासेंट्रिक, और टर्मिनल मतलब अंतिम से थोड़ा पहले है तो एक्रोसेंट्रिक, अंतिम में है तो क्या है, टीलोसेंट्रिक है। ठीक है, क्लियर रहना चाहिए। अब देखो इसमें क्या है, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर का मतलब गुणसूत्र बिंदु, गुणसूत्र बिंदु है ये इसका नाम। ठीक है, देखो यहाँ पर ना कुछ क्रोमोसोम में सैटेलाइट बन जाती है। देखो इस गुणसूत्र बिंदु को एक चीज और बोलते हैं हम लोग, क्या, ये भी याद रखना, प्राथमिक संकीर्णन बोलते हैं इसको, प्राथमिक संकीर्णन। जबकि ये वाली क्या है, सेकेंडरी मतलब द्वितीयक संकीर्णन है, द्वितीयक संकीर्णन, ये बात भी हमें जानना है। और जिसमें द्वितीय संकीर्णन बनती है उसमें ना सैटेलाइट भी बनते हैं, ये भी बात जानना। तो ठीक है, ये देखो ये शॉर्ट आर्म हो गई, और ये क्या होती है, यहाँ पर भी शॉर्ट आर्म है, और ये इसमें तो शॉर्ट आर्म रहते ही नहीं है, सीधे सीधे लॉन्ग आर्म बस ही रहती है। यहाँ पर गुणसूत्र बिंदु आ जाती है, यहाँ पर सेंट्रोमियर है ये भी। ठीक है, तो चार प्रकार के क्रोमोसोम बनते हैं, और इसमें गुणसूत्र बिंदु के आधार पर ही बनते हैं चार प्रकार के क्रोमोसोम, तो बात हमें याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा और आगे देखें, ये सेल बायोलॉजी का हो गया। इसके बाद में हम लोग देखते हैं किसके बारे में, फ्लो चार्ट भी दिया गया है, फ्लो चार्ट में तो वैसे याद नहीं रखना है ज्यादा चीजें। देखो इसमें क्या होती है कि हम फ्लो चार्ट में कुछ ही को बस एक्सप्लेन करेंगे, बाकी डायग्राम वाले हमारे सीरीज चल रहा है तो डायग्राम को ज्यादा देखेंगे। देखो इसमें अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी के अंदर में जितने भी मतलब क्या होते हैं एलिमेंट्स या बोला जाए तत्व, उसको यहाँ पर बताया गया है। ह्यूमन बॉडी में देखे अर्थ क्रस्ट से ज्यादा कौन सी ज्यादा है, ऑक्सीजन, ये कार्बन, कार्बन ज्यादा, सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होती है, ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सीजन सबसे ज्यादा। फिर दूसरे नंबर में कौन होती है, कार्बन सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद में तीसरे नंबर में कौन होती है, ये क्या है, कैल्शियम, तो कैल्शियम सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद में है ना, कैल्शियम नहीं, ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है। ठीक है, इसको हटाओ, कार्बन, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, कार्बन, फिर उसके बाद में क्या है, नाइट्रोजन, फिर उसके बाद में क्या है, ये नाइट्रोजन है, उसके बाद में क्या है 1.5 वाला कैल्शियम है।
ऐसे इसका सीक्वेंस को ना यहाँ से बना लेना है। ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में तत्व कौन सी होती है, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होती है, और अर्थ क्रस्ट से तुलना करेंगे तो भी ऐसे बता देना है, मतलब पृथ्वी भूपर्पट्टी में इतनी रहती है और ह्यूमन बॉडी के अंदर में इतनी रहती है, उसके हिसाब से बता देना है। इसको देखिए, लिस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूशन ऑफ लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू के अंदर में इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूशन भी होती है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर, NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट, फास्फेट और सल्फेट आयंस भी प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर में, तो इनऑर्गेनिक होते हैं। बाकी लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे ज्यादा रहती है ना ह्यूमन बॉडी में। अगला देखिए शुगर। शुगर में यहाँ पर देखो डायग्राम देके पूछेंगे कि किसका डायग्राम है, तो ये ग्लूकोज का डायग्राम है। 6 कार्बन है, जबकि इसमें 5 कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और एक है ना यहाँ पर 5 कार्बन होती है। ठीक है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है, ये 5वां नंबर का कार्बन इधर है। ठीक है, 1 2 3 4 और 5, ये बाकी तो बीच में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है। तो राइबोज होती है, ये राइबोज शुगर है, ये है ना जो RNA में पाई जाती है। उसके अलावा देखिए ये अमीनो एसिड है, और अमीनो एसिड के बारे में हम जानते ही हैं क्या, कि देखो इसके पास में कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहती है, अमीनो ग्रुप रहती है, हाइड्रोजन रहता है, और इधर क्या रहता है, आर। यही आर बदलता है, यदि आर यही H हो जाता है तो वही ग्लाइसिन बनती है, यही आर यदि CH3 हो जाता है तो एलेनिन बनती है, यही आर यदि CH2OH हो जाता है तो सेरिन बनती है। तो गैस से याद कर लेना इसको, HCH3CH2OH यदि बदलती है तो ये क्या हो जाती है, गैस बन जाती है। मतलब देखो यहाँ पर आर जो है ना बदलते रहती है, आर की जगह में H हो गया, आर की जगह में CH3, आर की जगह में CH2OH हो गए। बाकी अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर ऐसे रहता है, ये बात जानना है हमें। ठीक है, उसके अलावा और आगे देखें, अगला है फैटी एसिड या पामिटिक एसिड का डायग्राम दिया गया है। यहाँ पर 16 कार्बन होते हैं, देखो एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये, बाकी 14 कार्बन यहाँ पर है, तो पामिटिक एसिड का डायग्राम है ये। ठीक है, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स, ये देखो CH2OH, CH, CH2OH, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स का डायग्राम ऐसे है, ऐसे दिखाई देती है। ट्राइग्लिसराइड का मतलब ये होता है कि इसमें ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स में 3 एस्टर ग्रुप आ गए। देखो यहाँ से ये देखो, ये तीनों जो है ग्लिसरॉल के साथ में ही आगे, ग्लिसरॉल के साथ में है ना, किसके साथ में, ग्लिसरॉल। तो इसकी वजह से क्या बन गया, ट्राइग्लिसराइड बने हुए हैं। तो ऐसे देंगे तो किसका स्ट्रक्चर है पूछेंगे, तो ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर है। बाकी इसको दे चुके हैं ना लेसिथिन को, इसको दे चुके हैं लेसिथिन। लेसिथिन क्या होती है, एक टाइप की फास्फोलिपिड होती है, प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं, 2025 में आया था नीट में कि लेसिथिन क्या होती है, फास्फोलिपिड होती है। मुख्यतः फास्फोलिपिड लेसिथिन किसमें पाई जाती है, और ये जो पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाती है। लेसिथिन जो है इसका ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देता है। बाकी कोलेस्ट्रॉल भी आया हुआ क्वेश्चन है ना नीट में, तो कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर देके पूछे थे, तो ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे है ना, रिंग बने बने हुए दिखाई देंगे, तो कोलेस्ट्रॉल होती है। उसके अलावा अगला और देखें, अगला देखते हैं, ये एडेनिन होती है। एडेनिन, एडेनिन मतलब प्यूरिन। इसमें देखो 1 और 2 कार्ब ये है ना ग्रुप, मतलब साइक्लिक कार्बन है, प्यूरिन में ऐसी होती है। उसके अलावा देखो एडिनोसिन, एडिनोसिन में देखो 2 OH है नीचे की ओर में, और बाकी ये क्या है, एडेनिन है, एडेनियोसाइन बना दी है। मतलब एडेनिन जो है नाइट्रोजन बेस शुगर के साथ में जुड़ती है तो एडेनियोसाइन बन जाती है। यहाँ पर देखो यूरेसिल है, ये पैरिमिडिन, सिंगल वाले रहेंगे सिंगल ग्रुप तो वो यूरेसिल बनाती है, पैरिमिडिन एक एक एग्जांपल दिए हैं। यहाँ पर देखो ये यूरेसिल जो है शुगर के साथ में जुड़ी है, यहाँ पर शुगर के साथ में एडेनिन जुड़ी है, तो उसकी वजह से एडिनोसाइन बन गई, और शुगर ये यूरेसिल के साथ में जुड़ी है तो यूरिडीन बन गई, मतलब न्यूक्लियोसाइड बन गई ये, है ना। और देखो इसको एडिनाइलिक एसिड बोलते हैं। एडिनाइलिक एसिड का मतलब इक एसिड, तो यहाँ पर देखो फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ गए, मतलब ये क्या हो गया, नाइट्रोजन बेस है ना एडेनिन, और उसके अलावा शुगर भी जुड़ गए, और उसके अलावा फास्फेट, तो पूरी तरीके से क्या बन जाती है, न्यूक्लियोटाइड। और उसमें भी कौन सा वाला है, ये एडिनाइलिक एसिड वाला न्यूक्लियोटाइड होती है ये, है ना, न्यूक्लियोटाइड है ये पूरी तरीके से। उसके अलावा और आगे देखते हैं, अगला है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को वो बोलते हैं जो डायरेक्टली रेस्पिरेशन में यूज नहीं होता, उसको हम लोग द्वितीयक उपापचयज बोलते हैं। मतलब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होती है द्वितीयक उपापचयज। तो कौन कौन होती है, तो देखो ये पिगमेंट्स होती है, कौन कौन, तो कैरोटीनॉइड्स एंड एंथोसाइनिन पिगमेंट्स होती है, तो है ना PCA से याद कर लेंगे इसको, कैरोटीनॉइड एंड एंथोसाइनिन पिगमेंट्स होते हैं। उसके बाद में देखो एल्कोलाइट्स, तो एल्कोलाइट्स कौन होती है, मॉर्फिन एंड कोडिन जो होती है क्या होती है, एल्कोलाइट्स होती है। टर्पिनॉइड्स, तो मोनोटर्पिन डाइटर्पिन, ये तो नाम से स्पष्ट है ना, इसमें ट्रिक बनाने की जरूरत ही नहीं है। मोनोटर्पिन डाइटर्पिन क्या होती है, टर्पिनॉइड्स होती है। ठीक है,
उसके अलावा देखो सब में यहाँ पर देखो एल्कोलाइट्स में यहाँ पर भी ओ आ रहा है, एल्कोलाइट्स यहाँ पर भी मॉर्फिन में और कोडिन में सभी में कोको आ रहा है, वो उसे याद रख लेना इसको। एसेंशियल ऑयल्स का मतलब होता है आवश्यक तेल, तो लेमन ग्रास ऑयल मतलब नींबू घास तेल, नींबू घास तेल लेमन ग्रास के बारे में जानते होंगे, नींबू घास तेल है ये। उसके अलावा टॉक्सिन के बारे में बात करें, एब्रिन रिसिन क्या होती है, टी से एब्रिन रिसिन क्या होती है, टॉक्सिन्स होती है। उसके अलावा लेक्टिन्स देखिए ये आया हुआ क्वेश्चन है नीट में, कॉनकोल्विन ए क्या होती है, लेक्टिन्स होती है, कॉनकोल्विन ए क्या है, लेक्टिन्स। ड्रग्स के बारे में बात करें तो ड्रग्स क्या होती है, विनब्लास्टिन एंड कुरकुरुमिन क्या होती है, ये दोनों होती है ड्रग्स। पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस रबर गम सेलुलोज ये सब चीज क्या होते हैं, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस का मतलब ये बहुलक पदार्थ होते हैं, बहुलक पदार्थ है कौन कौन से, रबर गम और सेलुलोज। इससे एक ना एक क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, हमारे सेल के अंदर में वाटर वगैरह का परसेंट वगैरह क्या है, सबसे ज्यादा कौन है, तो वाटर सबसे ज्यादा है भाई, उसके बाद में प्रोटीन है, फिर न्यूक्लिक एसिड है, फिर उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट लिपिड और आयंस होती है। तो ऐसे याद रखना तीन तीन के फॉर्म में, ऐसे तीन, ये तीन कार्बोहाइड्रेट लिपिड और आयंस, ऐसे तीन। वाटर सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद में प्रोटीन, फिर न्यूक्लिक एसिड होती है ना, एकदम है ना, सरल है ये, इंपॉर्टेंट है। अगला है, इनसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, प्रोटीन का नाम दिया है और उसके फंक्शन पूछते हैं, या फंक्शन देके नाम पूछेंगे, है ना, प्रोटीन का नाम। तो देखो कोलेजन प्रोटीन जो होती है इंटरसेलुलर ग्रांड सब्सटेंसेस, मतलब दो सेलों को जोड़ने का काम करती है, इसको एनिमल सीमेंट बोलते हैं, किसको, कोलेजन को, कोलेजन प्रोटीन होती है, कोलेजन प्रोटीन। ठीक है, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, तो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कोलेजन प्रोटीन है जंतु जगत में। ट्रिप्सिन एंजाइम होती है, डाइजेस्टिव एंजाइम है ये, है ना, पाचन वाला एंजाइम है। इंसुलिन हार्मोन होते हैं, इसको हम पढ़े हुए हैं। एंटीबॉडी भी क्या होती है, प्रोटीन ही होती है, और एंटीबॉडी करती क्या है, तो ये क्या करती है, जितने भी संक्रमण होते हैं ना उससे सुरक्षा करती है, उससे लड़ती है। तो संक्रमण वाले जितने भी कारक है, संक्रमण कारक से लड़ने का काम करती है एंटीबॉडी। रिसेप्टर के बारे में बात करें तो सेंसरी रिसेप्टर है, जो स्मेल टेस्ट और हार्मोन्स वगैरह, मतलब बहुत सारे स्मेल टेस्ट इन सब का क्या करती है, बोध कराती है, वो रिसेप्टर होते हैं ये सब चीज। और हार्मोन ये सब चीज किससे बने हुए रहते हैं, प्रोटीन के बने हुए रहते हैं। उसके अलावा GLUT से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में। तो GLUT क्या करती है, अनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल, मतलब देखा जाए कि ग्लूकोज जो रहती है ना, मान लो ये क्या है, सेल है, तो सेल के अंदर में ग्लूकोज को ले जाने का काम करती है GLUT4। तो यही जो है ना पकड़ती है ग्लूकोज को और सेल के अंदर लेके जाती है, कौन, ये ग्लूकोज GLUT4 होती है। उसके अलावा और आगे देखते हैं, डायग्राम देखें, ऐसा टाइप का डायग्राम देखने को मिलेगा, है ना, तो भाई ये ग्लाइकोजन का डायग्राम है, याद रखना। और ग्लाइकोजन जो होती है ना, ये पॉलीमर होती है, किसका, ग्लूकोज का पॉलीमर होती है, होमोपॉलीमर होते हैं ग्लूकोज के, ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन क्या होती है पता है, ये जंतुओं का संचित भोजन है। ग्लाइकोजन क्या है, जंतुओं का संचित भोजन, मतलब जिस टाइम में खाना नहीं खाते उस टाइम में क्या होता है, जिस टाइम में खाना नहीं खाते उस टाइम में ग्लाइकोजन ही टूटती है और ग्लूकोज बनाती है, तो ग्लाइकोजन का डायग्राम है ये। ठीक है, अगला और देखते हैं डायग्राम, वेरियस लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। देखो प्रोटीन के अलग अलग स्ट्रक्चर है भाई, प्राइमरी स्ट्रक्चर सीधा सीधा लीनियर फॉर्म बनाती है, ऐसे पॉलीपेप्टाइड के चेन रहते हैं, आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई रहती है, कौन, तो पेप्टाइड बॉन्ड रहते हैं यहाँ पर किसके किसके बीच में, तो अमीनो एसिड आपस में किसके द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, प्रोपेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, और ऐसे बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे, लीनियर फॉर्म बनाए हुए रहते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का कैसे होती है ना, प्राथमिक पॉलीपेप्टाइड लीनियर होती, लीनियर का मतलब रेखी होगी। दूसरा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो रहती है वो अल्फा हेलिक्स बनाती है और ये बीटा हेलिक्स बनाती है, बीटा प्लेटेड सीट। तो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड सीट जब भी बोलेंगे या ऐसा दिखाई देंगे तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की, और उससे ज्यादा गूथे हुए दिखाई देंगे तो टर्सरी स्ट्रक्चर होती है। और यही स्ट्रक्चर जो होती है ना जैविक क्रियाकलाप के लिए नितांत आवश्यक होती है। तो ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेंगे कि जैविक क्रियाकलाप के लिए प्रोटीन की कौन सी स्ट्रक्चर का होना जरूरी है, तो जैविक क्रियाकलाप के लिए टर्सरी स्ट्रक्चर का होना जरूरी होती है। ठीक है, इसमें देखो डाइसल्फाइड बॉन्ड भी रहते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड भी रहती है। उसके अलावा और देखें, ये ज्यादा और क्वाइल्ड हो जाती है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाती है, मतलब ऐसे 4 डिग्री स्ट्रक्चर बनाती है, तो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन रहती है क्वाटरनरी में। उसके अलावा अगर अगला देखते हैं, ये वाला जो है, एंजाइम की एक्टिविटी पीएच के ऊपर में निर्भर करती है और टेम्परेचर के ऊपर में, मतलब बोला जाए
कि एंजाइम को सक्रिय है कब बोलेंगे, जब उसको मिनिमम टेम्परेचर चाहिए और मिनिमम पीएच, तभी जाके एंजाइम अपना काम करना शुरू करते हैं। तो उसके लिए एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक में आएंगे तो पीएच आते हैं, टेम्परेचर आते हैं और क्रिया कारक की उपस्थिति भी आती है। तो तीनों चीजें आते हैं जो एंजाइम की क्रियाशीलता या एक्टिविटी को है ना क्या करते हैं, इफेक्ट करती है, याद रखना। ये देखो ये भी डायग्राम दिया गया है वी मैक्स बाई टू, कोई भी एंजाइम जो है मैक्सिमम तक ही जा पाती है, उसके अलावा यहाँ पर वी मैक्स बाई टू मतलब है ना, जैसे किसी का स्पीड मान लो कितना है 100, तो वी मैक्स बाई टू का मतलब होता है 50, तो आधा स्पीड यहाँ पर है और पूरा स्पीड यहाँ पर है, मीटर पर सेकेंड है मान लो, तो मीटर पर सेकेंड वी मैक्स है। तो एंजाइम की एक्टिविटी यहाँ पर क्या है, सब्सट्रेट है, और इधर वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन है। ठीक है, उसके अलावा ये डायग्राम को देखें, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो कोई भी सब्सट्रेट से प्रोडक्ट में चेंज होता है तो सब्सट्रेट प्लस एंजाइम चाहिए रहता है, तब जाके वो प्रोडक्ट में चेंज होता है। मतलब सब्सट्रेट से प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए क्या चाहिए, एंजाइम। और देखो इधर की ओर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है इधर डायरेक्शन में, और इधर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए ये डायग्राम जो दिया गया है ना, ये किसका डायग्राम है, तो ये एक्सोथर्मिक डायग्राम है। एक्सोथर्मिक का मतलब उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ये उष्माक्षेपी का डायग्राम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो दोनों में प्रोडक्ट की मात्रा सब्सट्रेट से ज्यादा है, सब्सट्रेट तो यहाँ पर है लेकिन प्रोडक्ट नीचे आ गई, तो जिसमें भी सब्सट्रेट प्रोडक्ट सब्सट्रेट से ज्यादा होंगे उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये डायग्राम को देखें, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। तो एंजाइम जब रहते हैं ना, एंजाइम तो क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, और जिसकी वजह से स्पीड जो रहती है ना, स्पीड है ना, एक्टिवेशन स्पीड जो रहती है वो बढ़ जाती है। तो बताओ स्पीड बढ़ेगी तो बताओ टाइम कम लगेगा क्या, तो टाइम कम लगेंगे, सीधी सी बात है। लेकिन इसी जगह में एंजाइम नहीं रहेंगे तो बताओ एक्टिवेशन एनर्जी मतलब सक्रियण ऊर्जा कम होगी कि ज्यादा होगी, तो सक्रियण ऊर्जा ज्यादा होगी। तो देखो सक्रियण ऊर्जा ये वाली में ज्यादा है, तो सक्रियण ऊर्जा ज्यादा मतलब बताओ क्या होंगे, स्पीड कम हो जाएंगे, और जब स्पीड कम हो जाएगा तो बताओ टाइम ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा, तो टाइम ज्यादा लगेंगे। मतलब ये है कि हम पहाड़ चढ़ रहे हैं तो पहाड़ में पैदल चढ़ेंगे तो ज्यादा हमें क्या किसकी जरूरत पड़ेगा, एनर्जी की। ठीक है, और उसी को बाइक में चढ़ेंगे तो बाइक क्या है, एंजाइम। यदि एंजाइम नहीं रहेगा ना तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा, पहाड़ ज्यादा लगेगा, मतलब पैदल चढ़ेंगे तो पहाड़ बहुत ज्यादा लगेगा। और उसी को यदि हम एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि पहाड़, उसी को यदि हम एंजाइम की मदद से चढ़ेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी हमें कम लगेगा। तो देखो यहाँ पर सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी कम है, मतलब पहाड़ कम है। क्यों, क्योंकि हमारे पास में एंजाइम है, एंजाइम का मतलब बाइक है, तो बाइक की वजह से वो क्या है, पहाड़ कम हो जाएगा हमारे लिए। लेकिन बाइक नहीं है तो एंजाइम क्या हो जाएंगे, मतलब हमारे लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। ये बात जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजाइम जो रहती है ना, सक्रियण ऊर्जा को कम करके रिएक्शन की गति को बढ़ा देती है। तो अभिक्रिया से क्रिया कारक मतलब क्रिया कारक से उत्पाद में जब भी बदलते हैं, क्रिया कारक से है ना उत्पाद में जब भी बदलेंगे तो इसकी स्पीड जो रहेगी एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर में निर्भर करती है। तो एनर्जी यहाँ पर एंजाइम जो है काम करेगी तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगी, पहाड़ को कम कर देगी, जिसकी वजह से तेजी से क्रिया कारक से उत्पाद में बदलते जाएंगे रिएक्शन है। कौन सी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती है। और सब्सट्रेट से देखो यहाँ पर प्रोडक्ट ज्यादा है ना सब्सट्रेट की तुलना में, तो ये भी इसलिए उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, ये डायग्राम पूरा देख लिए, उसके बाद में अगला डायग्राम देखते हैं। अगला है सेल साइकिल का। ठीक है, सेल साइकिल का डायग्राम देखते हैं। तो देखिए सेल साइकिल का डायग्राम देखें, यहां से देखो ये क्या है G1, ये क्या है S और ये क्या है G2। ठीक है, सेल साइकिल इसमें यहां से लेकर यहां तक पूरी ये क्या है, इंटरफेज है। इंटरफेज का मतलब 95% टाइम यही लेता है, 95% टाइम यही लेता है इंटरफेज, है ना। और उसके बाद में ये वाला फेज क्या है, ये है एम फेज, या इसको हम लोग बोलेंगे 5% टाइम टेकिंग वाली फेज टाइम। देखा जाए तो यदि एग्जांपल लेते हैं 24 आवर्स में डिवाइड होती है सेल, उसमें से 23 आवर जो रहती है इंटरफेज में गुजरती है, ओनली 1 आवर जो रहती है मेटाफेज में गुजरती है। तो इसमें इसका करेक्ट सीक्वेंस हमेशा याद रखना कि G1 से S में जाती है, G2 में जाती है और उससे होकर M में चली जाती है। तो यही इसका करेक्ट सीक्वेंस, इस सीक्वेंस को चेंज नहीं किया जा सकता। यदि S पूछेंगे तो G1 और S के बीच, मतलब S पूछेंगे तो G1 और G2 के बीच में है, G2 पूछेंगे, G2 कहाँ पर है पूछेंगे तो S और M के बीच में है ना। S को इधर रखना है ना लेफ्ट तरफ, और M को इधर रखना है,
तो ऑप्शन में कैसे दिए उसके हिसाब से याद रखना, तो करेक्ट सीक्वेंस यही है भाई। तो सेल साइकिल का डायग्राम, इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है। तो इसमें जो ये चारों होते हैं ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कैरियोकाइनेसिस है, मतलब बोला जाए कि केंद्रक द्रव्य का विभाजन है, जबकि ये वाली क्या है, कोशिका द्रव्य का विभाजन है, कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब सीधा सा बात है, किसका विभाजन होता है, केंद्रक द्रव्य का, केंद्रक द्रव्य का विभाजन होता है ये, केंद्रक द्रव्य का विभाजन, जबकि ये वाली क्या है, उसका द्रव्य का विभाजन है। तो इसका डायग्राम है, ठीक है। आगे आगे देखते हैं। और देखो प्रोफेज में, ये अर्ली प्रोफेज है, इसके अंदर क्या क्या होती है नहीं जानेंगे, ऐसा डायग्राम दिखेगा तो अर्ली प्रोफेज है, और बाकी उसके बाद में जस्ट इससे ज्यादा कंडेंसेशन या संघनन होता हुआ दिखाई देगा तो लेट प्रोफेज होती है। उसके बाद में देखें, फिर ये मेटाफेज की ओर जाती है, तो मेटाफेज की ओर जा रही है, ट्रांजिशन टू मेटाफेज, और उसके बाद मेटाफेजिक प्लेट में है ना अरेंज हो जाती है पूरे क्रोमोसोम। तो ऐसे क्रोमोसोम अरेंज दिखेंगे तो पूरा मेटाफेज है, अरेंज होते हुए दिखाई देंगे तो मेटाफेज की ओर जाने वाली डायग्राम है ये। उसके बाद में आती है टी एनाफेज, तो एनाफेज में देखो दोनों क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, तो एनाफेज में ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, तो एनाफेज का है ना। उसके बाद में देखिए ये वाली डायग्राम, ये वाले डायग्राम में देखो दो अलग अलग हो गए, अब अलग होने वाले हैं, तो टीलोफेज है, और उसके बाद प्रॉपरली टीलोफेज मतलब दो सेल में डिवाइड हो जाती है, तो इंटरफेज में इस टाइप की दिखाई देती है। और ये पूरा किसका डायग्राम है, तो ये ना किसका है, माइटोसिस का। तो ये किसका है, ये माइटोसिस का डायग्राम है, ये माइटोसिस, ठीक है, किसका डायग्राम है, ये माइटोसिस, ये भी बात याद रखना। उसके बाद में अगला है मियोसिस, तो मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड को क्या दिखाए हैं यहाँ पर देखो, तो मियोसिस फर्स्ट है, उसमें प्रोफेज है, ये वाली प्रोफेज फर्स्ट, ये मेटाफेज फर्स्ट, फिर एनाफेज फर्स्ट, फिर टीलोफेज फर्स्ट। तो इसमें ज्यादा क्लियरली है ना स्पष्टता हो दिखाई दे रही है कि है ना कितने कितने क्या क्या चीजें हैं, तो ब्लू एंड रेड करके दिखाई दे रही है। तो इसमें प्रो ये दो अवस्थाओं में होती है, कौन सी, मियोसिस, है ना। पहले में क्या हो रही है देखो, पहले में क्रोमोसोम कंडेंस हुए, उसके बाद में देखो मेटाफेजिक प्लेट में आकर अरेंज हुए, दोनों फिर सेपरेट होने लग गए, लेकिन गुणसूत्र बिंदु आपस में जुड़ी हुई है, मतलब क्रोमेटिड जो है ना आपस में से जुड़े हुए हैं, ऐसे ये सिस्टर क्रोमेटिड आपस में जुड़े हुए रहते हैं, और दोनों अलग अलग हो गए। इसके बाद में सेकंड वाले डायग्राम में अब एक सेल कितने सेल में बदल गई, मियोसिस फर्स्ट के द्वारा दो सेल में, यही दोनों सेल फिर से आगे बढ़ती है। तो प्रोफेज सेकंड में क्या होती है देखो, इसमें फिर से क्या होती है, सेंट्रोमियर, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर इसके काइनेटोकोर से जाके जुड़ रहे हैं, और जुड़ने के बाद में क्या करेंगे, इस क्रोमेटिड को क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। तो क्रोमेटिड देखो सेपरेट हो रही है, तो इससे एक सेल से कितने सेल बन गए, चार सेल बन गए। तो यहाँ पर ज्यादातर एनाफेज सेकंड से और एनाफेज फर्स्ट से घुमाने वाले क्वेश्चन देते हैं, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर 1 2 3 4 चार चार क्या है, इसमें क्रोमेटिड है, यहाँ पर एक दो एक दो एक दो ही है, ठीक है, चार वाले रहेंगे तो डिवीजन अभी नहीं हुआ है। एनाफेज में क्या होती है, स्प्लिटिंग हो जाती है, सेंट्रोमियर गुणसूत्र बिंदु यहीं पर टूट जाते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा, इससे आगे और देखते हैं। अगला है फोटोसिंथेसिस चैप्टर का, जोसेफ प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट है, ये प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट, जोसेफ प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट, बेल जार एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो देख के देंगे तो किसका एक्सपेरिमेंट है पूछेंगे, है ना, तो किसका एक्सपेरिमेंट है, प्रिस्टले का, है ना। तो इसके बारे में अभी नहीं जानते, है ना, हम लोग पढ़े हुए रहते हैं तो पहले डिटेल जानते ही रहते हैं। डायग्राम देखेंगे तो पूछेंगे किसका डायग्राम है, तो जोसेफ प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट का। यहाँ पर और बात करें तो एक क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। क्लोरोप्लास्ट में हम जानते हैं आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और चूंकि यहाँ पर है ना दोनों ग्रेना जुड़ी हुई रहती है स्ट्रोमा लेमिली द्वारा, ये एक एक होती है वो ग्रेना है, बाकी जो लिक्विड वाला पार्ट होती है क्या होती है, स्ट्रोमा, और इसमें खुद के राइबोसोम होते हैं 70s राइबोसोम, वो होती है। उसके अलावा यहाँ पर स्टार्च के कण बनते हैं जिसको हम लोग स्टार्च ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, बाकी लिपिड वगैरह ड्रॉपलेट्स वगैरह भी रहती है, लिपिड्स के ड्रॉपलेट, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। अगला और देखते हैं, ये देखो यहाँ पर एक्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट के पिगमेंट जो भी होती है ना, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स वगैरह सब रहती है, सब लोग एक जैसे ना प्रकाश को अवशोषित नहीं करते, कुछ जो है ज्यादा करते हैं, कुछ कम करते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा में क्लोरोफिल बी अवशोषित करती है किसको, प्रकाश को, दूसरे नंबर में करती है क्लोरोफिल ए करती है, और तीसरे नंबर में कैरोटीनॉइड्स करती है। तो हम इस ग्राफ से हम बता सकते हैं कि कौन सबसे ज्यादा कर रही है। ये पीला वाला कैरोटीनॉइड्स है, क्लोरोफिल ए ये वाला है ना, कौन सा, ब्लू वाला, और सबसे ज्यादा कौन करती है, क्लोरोफिल बी करती है प्रकाश को अवशोषित, बस इतना। ये डायग्राम देखें,
रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेजर्ड बाय रिलीजिंग ऑफ ऑक्सीजन। अब देखना इसको क्या है। हम जानते हैं विबग्योर के बारे में, तो विबग्योर जानते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण कौन से लाइट में ज्यादा होती है, विबग्योर के कौन से लाइट में प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होती है, ये जानने के लिए किए थे। तो इसके जानने के लिए हम लोग क्या किए कि देखो प्रकाश संश्लेषण कितना होती है कैसे जानेंगे, तो उसके लिए ऑक्सीजन कितना निकलती है ये देख लेंगे ना, कितना निकलती है। जहां पर ज्यादा ऑक्सीजन निकलेगी वहां पर ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होगा, तो ये कितना निकलती है ये जानते हैं। तो इससे हम बता देते हैं क्या कि प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है क्या होती है वो जान लेते हैं हम लोग यहीं से। कैसे कि ऑक्सीजन कितना निकला हुआ है वो जान के। ठीक है, तो क्लियर। तो ऑक्सीजन कितना निकला है, तो देखो ये वाला जो लाइट है और ये वाला लाइट विबग्योर किए हम लोग, तो इधर की ओर पहले में क्या आती है, ब्लू आती है, क्योंकि हम जानते हैं 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच में है ना क्या होती है, पार रेडिएशन, यानी कि बोला जाए फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन ये होती है। तो देखो ब्लू लाइट यहाँ पर है, रेड लाइट यहाँ पर है, मतलब ब्लू में सबसे ज्यादा यहाँ पर ज्यादा ऑक्सीजन निकलेंगे, तो ब्लू में सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होती है रेड की अपेक्षा। तो ये बात हम लोग जानेंगे कि ब्लू है ये क्या है, रेड है। ठीक है, इसको देखें भाई। अब एक क्वेश्चन पूछता है एनसीईआरटी यहाँ पर इस डायग्राम के पास में कि जितना प्रकाश अवशोषित होता है क्या उतना ही प्रकाश संश्लेषण होता है, ये बात पूछता है। तो नहीं होता, उससे ज्यादा होता है। तो देखो ये वाला जो है एब्जॉर्प्शन को बताता है, मतलब जितना प्रकाश अवशोषित हुआ है उससे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है, ये बात याद रख लेना है। जितना प्रकाश अवशोषित होता है ना उससे ज्यादा ही प्रकाश संश्लेषण होगा, सीधी सी बात है। भाई देखो हम लोग दाल चावल सब्जी लेते हैं, तो जितना हम दाल लिए रहते हैं क्या उतना ही बनता है, बहुत सारा बनता है। दाल हम इतना लिए रहते हैं बनता इतना सारा है, चावल भी वैसी है, बढ़ता है, मतलब चावल को लिए रहते इतना सा लेकिन बनता इतना सा है। तो बढ़ते हर एक चीज वही है कि है ना, जब अब्जॉर्प्शन कम, अब्जॉर्प्शन जितना होगा उससे ज्यादा ही क्या होंगे, प्रकाश संश्लेषण होंगे, ये बात याद रख लेना। ठीक है, अगला देखते हैं। ठीक है, अगला डायग्राम है किसका, तो अगला है ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का मतलब, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये होती है, देखो ये प्राइमरी एक्सेप्टर है ना, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इसमें देखो ये फोटोन है और ये रिएक्शन सेंटर है, रिएक्शन सेंटर फोटोन, और ये क्या होते हैं, पिगमेंट्स मॉलिक्यूल। तो देखो ये फोटोन प्रकाश से आती है, लाइट से आएगी प्रकाश, और लाइट से आने के बाद में ऐसे यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन को स्टिमुलेट करेगी, तो पिगमेंट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, रिएक्शन सेंटर होती है। रिएक्शन सेंटर में सिर्फ क्लोरोफिल ए नहीं रहते, बाकी सब लोग रहती है। तो एलएससी किससे मिलकर बने रहते पूछेंगे, तो बताना है क्लोरोफिल बी प्लस एसेसरी पिगमेंट्स, मतलब बोला जाए कि सहायक वर्णकों और क्लोरोफिल बी इन दोनों से मिलकर बनी हुई रहती है, जानना है हमें। ठीक है, तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। उसके अलावा और आगे देखते हैं, तो हम लोग ये वाले डायग्राम को देख रहे हैं है ना, ये क्या है, लाइट रिएक्शन होती है इसमें है ना। तो ये क्या है, ये इसको हम लोग जेड स्किम प्रोसेस बोलते हैं, मतलब बोला जाए तो ये क्या होती है, फोटो सिस्टम का डायग्राम है। तो फोटो सिस्टम में क्या होती है कि इसमें जेड स्किम प्रोसेस होती है। तो जेड स्किम प्रोसेस में कैसे, तो देखा जाए कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में जैसे ही लाइट आती है तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निकलते हैं यहाँ से, और इलेक्ट्रॉन निकलती है तो इसको मिनिमम वेवलेंथ, मतलब कुछ न्यूनतम तरंग दैर्ध्य की लाइट चाहिए रहती है, तो वहां से निकलता है। जैसे कि फोटो सिस्टम सेकेंड के बारे में बात करते हैं, तो ये P680 नैनोमीटर के वेवलेंथ पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को स्टिमुलेट करते हैं, मतलब निकालेगा, जबकि फोटो सिस्टम फर्स्ट वाले लोग P700 नैनोमीटर पर अपने इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। मतलब सनलाइट, मतलब सूर्य के प्रकाश जब भी आते हैं तो शुरुआत में 680 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट आती है, तो यहाँ के लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जिसमें क्लोरोफिल बी और कैरोटोनाइड्स और जेंथोफिल मतलब पिगमेंट्स रहते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं। क्योंकि यहाँ पर इस रिएक्शन सेंटर में इलेक्ट्रॉन की कमी न हो, इसीलिए यहाँ पर क्या होते हैं, पानी टूटेंगे और इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे। साथ में इसी की वजह से यहाँ से क्या निकलेगी, ऑक्सीजन रिलीज होगी, ऑक्सीजन निकलेगी। तो ऑक्सीजन रिलीज किसके लिए, मतलब किस पर निकलती है, तो फोटो सिस्टम सेकेंड से जुड़ी हुई है, ये बात याद रख लेना। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास में जाती है, और हम जानते हैं फोटो सिस्टम सेकेंड में पढ़े हुए रहते हैं कि प्लास्टोक्यूनॉन जो रहती है वो क्या होती है, पहले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाली होती है। तो फोटो सिस्टम सेकेंड का
फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है पूछेंगे तो प्लास्टोक्विनोन होती है, ये बात हमें जानना है। ठीक है, उसके अलावा ये आगे की ओर बढ़ती है इलेक्ट्रॉन और उसके बाद यहाँ से एडीपी प्लस एटीपी से क्या बन जाते हैं, एटीपी बनती है और एटीपी बनने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन आगे की ओर बढ़ रही है और इसके बाद अब दूसरे इसमें जा रही है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में, जो किसका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, फोटो सिस्टम फर्स्ट का। तो यहाँ पर P700 नैनोमीटर की वेवलेंथ आएगी, तो यहाँ फिर से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन निकलकर ये प्राइमरी एक्सेप्टर के पास जाएगी और फोटो सिस्टम फर्स्ट का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है फेरोडॉक्सिन। फेरोडॉक्सिन यानी कि ये आयरन सल्फर प्रोटीन होती है फेरोडॉक्सिन, यही क्या होती है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होती है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ किसका, फोटो सिस्टम फर्स्ट का, है ना। जबकि यहाँ पर ये फोटो सिस्टम सेकंड के फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होते हैं, तो प्लास्टोक्विनोन होते हैं, बात हमें याद रख लेना है। ठीक है, तो ये क्या होती है, जेड स्किम प्रोसेस। चूंकि देखो ये जो इलेक्ट्रॉन जो होती है ना यहाँ से निकलती है और यहाँ पर वापस नहीं आती, इसीलिए जेड टाइप की ऐसे बनती है, इसीलिए इसको हम लोग जेड स्किम बोलते हैं। जबकि इस वाले को देखें तो ये इसको बोलते हैं हम लोग साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। मतलब बोला जाए यहाँ से लाइट आई और लाइट आने के बाद में P700 नैनोमीटर की लाइट आती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन स्टिमुलेट होते हैं, यहाँ पर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट करेंगे, फिर यहाँ से सिर्फ एक चीज बनती है, यहाँ पर क्या बन रही है, एटीपी बनती है। जबकि इसमें क्या बनती है, यहाँ पर एटीपी तो बन ही रही है, साथ में दूसरा NADPH भी बनती है और तीसरा ऑक्सीजन भी निकलती है। तो जेड स्किम प्रोसेस से क्या क्या होता है, तो जेड स्किम प्रोसेस से होती है तीन चीजें, एक एटीपी निकलेगी, दूसरा NADPH बनेगा और तीसरा ऑक्सीजन रिलीज होंगे। ठीक है, बाकी साइक्लिक में सिर्फ एटीपी बनती है, P700 नैनोमीटर की वेवलेंथ काम करती है। और है ना, ये भी जान लेते हैं चलो इसमें कि साइट क्या होती है, तो साइट देखा जाए तो ये होती है थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में। थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन मतलब थाइलेकॉइड की झिल्ली में होती है ये वाली रिएक्शन, जबकि ये वाली कहाँ पर होती है, तो ओनली फोटो सिस्टम फर्स्ट कहाँ पर चलते हैं, तो ये चलती है स्ट्रोमा लेमिली में, स्ट्रोमा लेमिली में चलने वाली रिएक्शंस होती है, ये बात जानना है। ठीक है, क्लियर। इसके आगे और डायग्राम देखते हैं। अगला है एटीपी सिंथेसिस थ्रू द कीमो ऑस्मोसिस प्रोसेस। भाई है ना, इस डायग्राम को देख सकते हैं, इस डायग्राम में है ना बहुत सारी बातें बताए हैं, तो देखिए इसको पढ़ते हैं तो बहुत सारी बात जानते हैं, है ना। फिर भी थोड़ा शॉर्ट आउट में देखते हैं कि देखो लाइट जैसे ही फोटो सिस्टम है ना सेकेंड वाली में आती है P680 नैनोमीटर वाली, तो क्या होता है, इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पर रहते हैं प्लास्टोक्विनोन। तो पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्लास्टोक्विनोन है, ये जाती है इसके इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम B6 में, लेकिन ये क्या करती है, यहाँ से H+ को स्ट्रोमा से लेती है और इसमें थाइलेकॉइड की झिल्ली के अंदर में जो रहती है ना ल्यूमेन, इस ल्यूमेन के अंदर में डाल देती है। तो इलेक्ट्रॉन आगे निकला, साइटोक्रोम B6 में चला गया, इलेक्ट्रॉन आगे की ओर बढ़ती है, यहाँ पर प्लास्टोसाइनिन नाम का फिर से क्या आता है, मीडिएटर, उसमें से इलेक्ट्रॉन होता हुआ आगे बढ़ेगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट में जाएगी और यहाँ से फेरोडॉक्सिन जो है वो पकड़ेगा, तो इसको इलेक्ट्रॉन को और यहाँ पर क्या बना देती है, NADPH2 बना देती है। पहला क्या हुआ, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन रिलीज हो रहे हैं, दूसरा क्या हो रहा है, NADPH2 बन गए। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर बहुत सारे देखो वाटर टूटता है, तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन इसमें ज्यादा हो जाता है, तो हम जानते हैं pH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H+, तो इसकी वजह से H+ जब ज्यादा हो जाएंगे तो उसकी वजह से pH क्या हो जाएगा, कम। तो pH का कम का मतलब क्या होता है, ये एसिडिक हो जाती है अंदर वाली ल्यूमेन, और उसकी वजह से यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनते हैं, सांद्रता प्रवणता, अंदर में सांद्रता ज्यादा है H+ की, बाहर स्ट्रोमा में कम है, इसीलिए यहाँ पर क्या लगे हुए रहते हैं, CF0 और CF1 पार्टिकल्स लगे हुए रहते हैं, जो क्या करते हैं, H+ को नीचे की ओर लाएंगे, तो एक बार में 4H+, पहले 2H+ देते थे, अभी न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 4H+ कर दिए हैं, तो एक बार में 4H+ जब निकलेगा तो एक एटीपी बनेंगे, तो कुल मिलाकर है ना क्या बने, H+, यहाँ पर से ऑक्सीजन निकला, NADPH2 बने और तीसरा है ना क्या बना, एटीपी बने, तो तीनों चीजें हो गई। तो एटीपी सिंथेसिस होती है कीमो ऑस्मोसिस प्रोसेस से, तो ये बात जानना है। अगला देखें, केल्विन साइकिल का डायग्राम दिया गया है ना, फ्लो चार्ट। तो केल्विन साइकिल में देखें, रिबोलोज 1,5-बिस फॉस्फेट जो होती है, रोबिस्को मतलब है ना, रोबिस्को ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन है रोबिस्को, है ना, जो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेरिक की कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमेटा के थ्रू जो घुसी हुई रहती है, अंदर आई हुई रहती है, उसको क्या करती है, पकड़ेगी और उसको कार्बोक्सिलेशन कर देगी, मतलब कार्बन का स्थिरीकरण करती है, और उसकी वजह से क्या बनती है, तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट मतलब पहले स्थायी उत्पाद बनते हैं 3PGA बनती है, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, और उसके बाद इसका क्या होने वाला है, अपचयन होता है,
अपचयन मतलब किसका, तो यहाँ पर एटीपी और एनएडीपीएच का, एटीपी तो यूज होंगे और एनएडीपीएच का क्या होगा, अपचयन, तो रिडक्शन होती है तो ट्राइफॉस्फेट बनते हैं और ट्राइफॉस्फेट भी किसमें बदल जाती है, ग्लूकोज एंड सुक्रोज में। और उसके बाद में फिर से ये वाला स्टेप ट्राइफॉस्फेट से आगे जब जाएगा तो रीजनरेशन तीसरा स्टेप होगा, जिसमें फिर से एटीपी यूज होगी और एडीपी बना देती है। तो केल्विन साइकिल में बोला जाए 3 स्टेप होती है, कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन और तीसरा रीजनरेशन, मतलब कार्बन का स्थिरीकरण, अपचयन और क्या है, पुनरुत्पादन 3 चीजें होती है। ग्लूकोज बन गए यहाँ से, एक केल्विन साइकिल ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे है ना। एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 बार चलना पड़ता है, 6 बार केल्विन साइकिल होती है, तब क्या बनती है, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज बनती है। और इसमें भी देखा जाए तो 6 बार ये चलती है, तो इसमें कितने एटीपी और NADPH2 की जरूरत पड़ती है, तो 12 NADPH2 की जरूरत पड़ती है, NADPH की। और देखा जाए तो इसमें देखो एक एटीपी इसमें यूज होता है, एक एटीपी यहाँ पर, तो 4 मतलब 2 एटीपी एक बार में यूज होते हैं, तो है ना 6 बार चलेंगे तो 12, लेकिन चूंकि मॉलिक्यूल्स ये 2 रहती है इसीलिए यहाँ पर 24 एटीपी यूज होते हैं, है ना। और बाकी और बनाते तो ये 30 एटीपी यूज हो जाए, 18 एटीपी, 18 एटीपी, 18 एटीपी। अब 18 एटीपी कैसे आए उसको जानते हैं। ठीक है, 18 एटीपी 12 NADPH की जरूरत पड़ती है, कैसे, देखो यहाँ पर ये कितने मॉलिक्यूल्स होती है, 2, तो 2 एक एटीपी एक बार में यूज हो रही है, तो 2 बार में 2 एटीपी, तो 6 बार चलेगा तो 12 एटीपी यहाँ से, एक एटीपी यहाँ से यूज होता है। अब इधर 2 मॉलिक्यूल्स नहीं रह गए, एक ही मॉलिक्यूल्स हो गया, तो 6 बार चला, 6 एटीपी यहाँ से, 6 एटीपी इधर से, 12 एटीपी इधर से, 6 और 12 कितने हो गए, 18 एटीपी। तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए 12 NADPH की जरूरत पड़ती है और 18 एटीपी की जरूरत पड़ती है, किसमें, केल्विन साइकिल में। बात याद रखना, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। इसके बाद में अगला देखते हैं, है ना, ये C4 साइकिल है, C4 साइकिल C3 साइकिल है ना, दोनों में डिफरेंसेस है, कैसे, तो देखो भाई, ये मिजोफिल, वो वाली मिजोफिल सेल में ही होती है, ये मिजोफिल सेल, और दूसरा बंडल सेल, 2 सेल में होती है, ठीक है। पहला क्या होता है, यहाँ पर देखो फास्फोएनाइल पाइरूवेट नाम का जो एंजाइम रहता है ना, वो एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ेगा, ये बाइकार्बोनेट के फॉर्म में अंदर आएंगे, इसको पकड़ के फिक्सेशन कर देगा, स्थिरीकरण करता है, मतलब स्थिर कर दिया, तो जिसकी वजह से C4 एसिड बने, और इसका नाम क्या है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, और यही क्या होती है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। तो सीधा क्वेश्चन पूछते हैं कि पहला स्थायी उत्पाद C4 साइकिल का क्या होता है, तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड होते हैं। अब ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बदल जाएगा किसमें, मैलिक एसिड में, और यही मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ पर C4, मतलब 4 कार्बन का एसिड है ये मैलिक एसिड, वो आ गया इधर, और इधर से एक कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया, और एक कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेगा तो ये फिर से किसमें चलने लग जाएंगे, केल्विन साइकिल में चली जाएगी वो कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब यहाँ की कार्बन डाइऑक्साइड को सीधा एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलता, इसके केल्विन साइकिल को यहाँ से आने के बाद में ऐसे टूट के मिलता है, और उसके बाद डीकार्बोक्सिलेशन के होने के बाद में ट्रांसपोर्ट होकर वापस से रीजनरेशन वाला स्टेप आ जाता है। तो पहले फिक्सेशन, दूसरा डीकार्बोक्सिलेशन और तीसरा रीजनरेशन होती है। तो कुल मिलाकर बंडल सेल और मेसोफिल सेल दोनों के बीच में होती है, बीच में क्या लगे हुए रहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, जानते हैं हम लोग, 2 सेलों के सेल साइटोप्लाज्म को जो कनेक्ट करती है वो क्या होती है, प्लाज्मोडेस्माटा। तो ऐसे है, ये सेल वाल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो डायग्राम है। वैसे डायग्राम का एक्सप्लेनेशन वगैरह तो इसमें क्या होती है वो नहीं जानेंगे, डायग्राम किसका है वो जानने के लिए हम लोग इस क्लास को ले रहे हैं ना, ठीक है। उसके अलावा अगला और देखते हैं, ग्राफ ऑफ द लाइट इंटेंसिटी ऑन द रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अब देखो प्रकाश संश्लेषण में लाइट इंटेंसिटी का क्या रोल है ना, मतलब प्रकाश की तीव्रता जो है चाहे कितनी भी हो जाए, वो प्रकाश संश्लेषण उतना ही करेगा जितना वो कर पाएगा, उसकी क्षमता जितनी रहेगी उतना ही कर पाएगा, है ना, वही है ना, खाना चाहे कितना भी रहे, लिमिट रहेगा उतना ही खा पाएंगे। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है, लाइट इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ती है, तो रेट ऑफ प्रकाश संश्लेषण भी धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन एक टाइम के बाद में कितना भी लाइट बढ़ा दे या कितना इंटेंसिटी बढ़ा दे, यहाँ पर से ना नहीं बढ़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो प्रकाश संश्लेषण की दर लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर में तो डिपेंड है, लेकिन पूरी तरीके डिपेंड नहीं है, थोड़ा सा भी प्रकाश मिलेगा ना तो उसमें प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा, पूरी तरीके डिपेंडेंसी नहीं है लाइट इंटेंसिटी या है ना प्रकाश की तीव्रता के ऊपर। उसके आगे और देखें अगला डायग्राम, है ना भाई, इसको तो खुद से बनाना है, ये सीट है ना, दोनों में कंपेरिजन करके बनाना है इसको, ठीक है, C3 C4 को। अगला देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस को, है ना, थोड़ा समझते हैं। ग्लूकोज देखो टूटती है ग्लूकोज, तो देखो पहले स्टेप में, पहले से दूसरे स्टेप में किसका यूज होता है पता है, एटीपी का। पहले से दूसरे में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट,
और उसके बाद देखो ये पहले तो नंबरिंग दो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, और ये 5वां स्टेप, ये 6वां स्टेप, ये 7वां स्टेप, ठीक है, ये 8वां है, 9वां है और ये 10वां है। तो पहले बात तो यही जानना है भाई, स्टेप को याद रखो। दूसरा क्या जाने, एटीपी का क्या हो रहा है यूज, तो किसमें हो रहा है, पहले से दूसरे स्टेप में हो रहा है। उसके अलावा और कहां पर हो रहा है, तीसरे से चौथे में भी हो रहा है। देखो तीसरे से चौथे में एटीपी का यूज हो रहा है। एटीपी बन कहाँ रहा है, बन रहा, तो पहला एटीपी का यूज जाने, दूसरा एटीपी बन कहाँ रहा, तो बनते वाले को देखो, देखो 6वें से 7वें में बन रहा है और 9वें से 10वें में। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 6वें से किसमें बन रहा है, 7वें में, और 9वें से 10वें में यहाँ पर बन रहा है। लेकिन एक एक बनता है, लेकिन ना दो मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं इधर से पूरे, ये देखो दो, इसीलिए यहाँ पर कितने टोटल 4 एटीपी बनती है, जबकि यूज हुआ कितना, यहाँ पर एक यूज हुआ है और यहाँ पर भी एक ही यूज हुआ है। तो कुल मिलाकर 2 एटीपी यूज हुआ है, जबकि 4 एटीपी बने हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे जानने वाली कौन सी बात है, तो भाई 8वें से 9वें में क्या निकलता है, पानी निकलता है, बात जानना है। ठीक है, उसके अलावा और क्या जानेंगे, 5वें से 6वें में क्या निकलता है भाई, तो 5वें से 6वें में NADH निकलते हैं। NADH निकलेंगे, चूंकि दो है, ये दो मॉलिक्यूल बनती है इसलिए 2 बार निकलेगा, है ना, तो 2 NADH निकलते हैं। बस हमें, है ना, सीक्वेंस को याद रखना है। इसमें क्या हुआ, यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यहाँ पर एक एंजाइम का नाम याद रख लेना, हेक्सोकाइनेज की वजह से होती है ऐसा, और ग्लूकोज सीधा सीधा, है ना, टूट जाते हैं किसमें, तो पायरुविक एसिड में टूट गया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, है ना, पायरुविक एसिड 3 कार्बन के बन गए। तो इसको याद रखना भाई, एटीपी कहाँ पर बनती है, वाटर कहाँ से निकलता है, ये सब कहाँ होती है। और ग्लाइकोलाइसिस साइकिल को हम लोग एम्डेन मेयर हाफ पार्नस साइकिल भी बोलते हैं। और ग्लाइकोलाइसिस साइकिल चलती कहाँ पर है, तो चलती है ये साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में चलने वाली रिएक्शंस है ना, ग्लाइकोलाइसिस, जिसकी वजह से चाहे दुनिया में कोई भी जीव आ जाए, चाहे वो अकोशिकीय, मतलब चाहे वो है ना, रेस्पिरेशन एनारोबिक तरीके से करे, चाहे एरोबिक तरीके से करे, चाहे वायवी जीव हो चाहे अवायवी जीव हो, सब में क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल चलेगा ही चलेगा, सीधी सी बात। और आगे देखते हैं, अगला देखते हैं, है ना, देखो इसमें क्या है, ग्लूकोज जो रहेगी किसमें बदल जाएगी, पायरुविक एसिड में, फास्फोनिल पायरुवेट, और उससे ना किसमें बदल जाएगी, पायरुविक एसिड में, है ना। अब इसके बाद में, इसके पास 2 कंडीशन है, क्या, अब एक इसको ऑक्सीजन मिलेगा तब, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब। तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब वाली बात है, एनारोबिक रेस्पिरेशन को बताया है, मतलब अवायवीय श्वसन को। तो अवायवीय श्वसन के बारे में हम लोग पढ़े हुए रहते हैं, 2 प्रकार से होता है, एक क्या होता है, एक सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी द्वारा होता है, यीस्ट फर्मेंटेशन, जिसकी वजह से एथेनॉल बनते हैं, जबकि एक होता है लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड की वजह से, है ना, जमा हो जाता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलते, जबकि इसमें क्या निकलते हैं, देखो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो अवायवीय श्वसन है ये। ठीक है, उसके अलावा अगला और देखिए, सिट्रिक एसिड साइकिल, इसके लिए हम लोग ट्रिक पढ़े हुए रहते हैं, है ना, तो उसके उसके थ्रू जानना है, सिट्रिक एसिड साइकिल या टीसीए साइकिल, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल। और ये कहाँ पर चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलती है, मैट्रिक्स यहीं पर चलती है। इसके लिए हम लोग एक लाइन याद किए थे, OCCI, है ना, O अल्फा SSF, हमसे याद रख लेना। अब इसमें क्या होती है, कहाँ कहाँ पर से NADH2 निकलते हैं, NADH2 यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी NADH2, और यहाँ से निकलेगी NADH2। उसके अलावा और देखें, ये वाले लोग होते हैं कितने कार्बन के, यहाँ तक 6 कार्बन का होता है, एक अकेला ये वाले क्या होता है, 5 कार्बन का। उसके अलावा इधर के वाले लोग 4 कार्बन के होते हैं, मतलब बोला जाए कि इन दोनों के बीच से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकला होगा, एंड इन दोनों के बीच से भी एक कार्बन डाइऑक्साइड निकला होगा, तभी तो 4 कार्बन हो गया। 6 से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकला, 5 कार्बन, और 5 कार्बन के बाद में फिर से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकला, 4 कार्बन वाले इधर हो गए। 2s के बीच में एक GTP आती है ना, और एक F से जस्ट पहले एक FADH2 भी निकलती है ना। तो ऐसे जानना है, तो एक केल्विन साइकिल, मतलब एक क्रेब साइकिल जब चलती है, क्रेब साइकिल एक बार चलती है, एक बार, तो एक बार से हमें क्या क्या चीज मिलता है, तो देखो 3 NADH2 नहीं बनते हैं हमारे पास में, मिलते हैं, एक क्या मिलता है, FADH2 बनता है ना, एक GTP बनती है, और 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं। तो ऐसे ऐसे ये कितने बार चलती है, तो 6, है ना, कितने बार चलती है, 3 बार, 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकले यहाँ पर, है ना, तो ये कितने बार चलती है, ये 2 बार, 2 बार चलेगी। 2 बार क्यों 2 बार चलती है, क्योंकि देखो भाई, यहाँ पर 2 पायरुवेट थे, 2 एसिटाइल को एंजाइम ए था, तो ये 2 ही बार तो चलेगी ना, एक बार में इतने,
तो 2 बार में इतना, तो बताओ कितना हो जाएगा, 6 NADH2, 2 FADH2, 2 GTP, और यहाँ पर से 4 कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो ऐसे बनती है। ठीक है, TCA साइकिल ऐसे इसका ट्रिक है, ऐसे याद करना है इसको। उसके अलावा अगला देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखें, मैट्रिक्स में क्या रहती है, NADH2 जो अभी बनी थी, है ना, वही क्या होगी, उसके इलेक्ट्रॉन टूटेंगे, फिर से रिड्यूस होगा। तो इसमें हमें सबसे पहले याद रखना पड़ेगा, किसको पता है, कॉम्प्लेक्स को। ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, ये कॉम्प्लेक्स सेकंड, फिर कॉम्प्लेक्स थर्ड, फिर उसके बाद में कॉम्प्लेक्स फोर्थ। तो कॉम्प्लेक्स में कौन लोग आती है उसको पहले जानना है भाई। तो देखो साइटोक्रोम, है ना, ऑक्सीडेज माला, ये आती है कॉम्प्लेक्स 4 में। कॉम्प्लेक्स सेकंड में आती है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। इसका यूज होता है लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में, क्योंकि क्रेब साइकिल में आती है ये, है ना, बाकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का हिस्सा नहीं होती ये वाली। और कॉम्प्लेक्स थर्ड है ये, साइटोक्रोम BC1 आती है इसमें। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में NADH डिहाइड्रोजिनेज आती है। पहले बात तो कॉम्प्लेक्स में कौन लोग आते हैं वही याद रखना है। उसके अलावा इसके स्टेप में इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ घूमते हैं उसको याद रखना। पहले FMN से लेकर आयरन सल्फर प्रोटीन में, UbQ में जाती है, UbQH2 से होता हुआ यहाँ पर साइटोक्रोम C1, आयरन सल्फर, और देखो यहाँ पर साइटोक्रोम C1 है, आयरन सल्फर, साइटोक्रोम B, ये वापस से यहाँ से जो सक्सिनेट से फ्यूमरेट में जब बदलती है ना क्रेब साइकिल में, उधर से ऐसे टूट के आई हुई रहती है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है ना इधर की ओर में ऐसे आ जाती है, और ये वापस ऐसे रिवर्स चलने लग जाता है। देखो रिवर्स आया, फिर बाद में साइटोक्रोम C में आया, फिर साइटोक्रोम C से होकर साइटोक्रोम A1, साइटोक्रोम A1, A3 कॉपर आयन में चले जाते हैं। और लास्ट में सबसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन क्या है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होती है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होती है कौन, ऑक्सीजन, और जिसकी वजह से क्या बन जाते हैं, वाटर बन जाते हैं, बात याद रखना। और इसमें क्या होता है, जब भी H+ का कॉन्सेंट्रेशन इधर की ओर बढ़ेगा तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया क्या है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में क्या होती है, ATP बनती है। तो देखो ATP भी बन रही है। F0 पार्टिकल इसमें धसे हुए रहते हैं, F1 पार्टिकल बाहर की ओर रहते हैं, किधर की ओर में, तो ये बाहर की ओर में रहेंगे, मैट्रिक्स की ओर में। मैट्रिक्स से होता हुआ साइटोप्लाज्म में ऐसे चला जाता है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। उसके अलावा और देखें, ये डायग्राम को देखें, है ना, पहले इस डायग्राम में, यहाँ पर एक पुराना डायग्राम है, इसमें 2H+ देता था, अभी के डेट में क्या हो गया, 4H+ हो गया ना, NCERT करेक्शन है। तो देखो ये मैट्रिक्स से होता हुआ ऐसे F0 F1 पार्टिकल से होता हुआ, ये आउटर साइड से होता हुआ यहाँ पर चले जाते हैं, मैट्रिक्स साइड में चली जाती है। तो ये डायग्राम है। उसके अलावा ये फ्लो चार्ट है, चाहे हम कोई भी रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट या श्वसनीय पदार्थ ले ले, चाहे फैट ले ले, कार्बोहाइड्रेट ले ले, प्रोटीन ले ले, सभी में कॉमन आता है जो ना, सभी का कॉमन क्या है पता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, सबका कॉमन है, सब में ये बनेगा ही बनेगा। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये। तो ये क्रेब साइकिल में ऐसे, है ना, वाटर बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो ये वाला है, इसको हम लोग मेन क्लास में पढ़े भी रहते हैं डिटेल में। अगला देखते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में, है ना, उसका डायग्राम। सॉइल लाइन में हम लोग जैसे बीज को जर्मिनेट करते हैं ना, तो ये कॉटिलिडन्स होता है। बीज पत्र में क्या होता है, हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल का मतलब होता है बीज पत्राधार, पत्राधार है ये, बीज पत्राधार। इसकी वजह से बीज जो होती है, मतलब यहाँ पर रूट बनाएगी पहले, फिर इधर की ओर शूट बनाने लग जाती है, तो एपिकोटाइल हुक है ये। सीड कोट बनाती है, सीड कोट बाहर में बाद में छिलके के रूप में निकलते हैं, सेम वगैरह को देखना जर्मिनेट होते हुए, सेम का ही है, एपिकोटाइल है ये वाली। और नीचे वाले लोग तो हाइपोकोटाइल होते हैं, कॉटिलिडन से बाद में निकल के झड़ जाती है। नीम को या इमली के बीज को जर्मिनेट होते हुए देखेंगे तो ऐसे दोनों तरफ लटके हुए दिखाई देते हैं। तो ये बीन का है, बीन का मतलब सेम, सेम में ऐसी होती है। उसके अलावा और आगे बात करें इस डायग्राम की, देखो रूट एपिकल मेरिस्टेम नीचे की ओर होती है, सूट एपिकल मेरिस्टेम ऊपर की ओर होती है। यहाँ पर वेस्कुलर कैम्बियम रहते हैं, यहाँ पर ये सूट एपिकल यानी कि ये सूट बनाती है, और ये क्या बनाती है, इधर की ओर रूट बनाती है। वेस्कुलर कैम्बियम का मतलब जाइलम फ्लोयम होंगे यहाँ पर, जाइलम फ्लोयम। हालांकि हम डायग्राम वाले सीरीज देख रहे हैं, तो डायग्राम देख के हमें बताना है कि किसका डायग्राम है। तो डायग्राम किसका है, तो इसमें रूट एंड सूट एपिकल मेरिस्टेम को शो किया गया है। इसको देखें, तो इसको देखते हैं हम, तो क्या होता है, ये हम ग्रोथ कैसे होती है उसके फेजेस को जानने के लिए इस डायग्राम को देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है तो मेरिस्टेमेटिक रीजन है ये, और इसके बाद यहाँ पर से क्या होती है, इलोंगिनेशन रीजन, और इसके बाद भी क्या होती है, मेचुरेशन रीजन। तो 3 रीजन होते हैं ऐसे ग्रोथ के। ठीक है, तो ये वाली क्या है, मेरिस्टेमेटिक है ना, मेरिस्टेमेटिक। उसके अलावा और देखते हैं अगला डायग्राम, तो इसमें देखते हैं सेल डिवाइडिंग वाली है ये। तो ये होती है अर्थमेटिकल ग्रोथ होती है, अर्थमेटिकल में ग्रोथ होती है, एक सेल, है ना, ग्रोथ करते रहती है, और एक सेल जो होती है परमानेंट हो जाती है, जबकि जियोमेट्रिक में पूरे ग्रोथ करते रहते हैं।
जबकि तीसरे नंबर पर देखो जाइगोट शुरू में क्या होती है पता है, सभी सेल डिवाइड करते हैं जाइगोट के, लेकिन कुछ समय के बाद में जाइगोट के कुछ सेल परमानेंट हो जाते हैं और कुछ सेल है ना क्या हो जाती है, परमानेंट होती है, और कुछ सेल में डिवीजन की पावर रहती है, किसमें, जाइगोट में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये अर्थमेटिकल फेज होती है किसी में, और ये बदल जाती है मतलब बाद में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में दोनों प्रकार से ग्रोथ होता है, एक अर्थमेटिकल भी होता है, एक जियोमेट्रिकल भी ग्रोथ होते हैं, दोनों प्रकार से, ठीक है। इसको देखें, यदि अर्थमेटिकल ग्रोथ में ग्राफ है तो अर्थमेटिकल ग्रोथ में ना लीनियर बनती रेखी, क्यों, क्योंकि एक सेल है ना ऐसे परमानेंटली एक सेल परमानेंट हो रहा है और दूसरा सेल ये डिवाइड कर रही है, तो दूसरा सेल डिवाइड कर रही है, यहाँ का ये सेल डिवाइड कर रहे हैं ऐसे, तो मतलब ये सेल लोग परमानेंट होते जा रहे हैं, तो एक लीनियर फॉर्म बनता है ऐसे, जबकि इसमें है ना एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से है ना ऐसे बदलते जाते हैं, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, तो सिग्मॉइड कर्व या एस शेप्ड कर्व बनते हैं, और ज्यादातर ऑर्गेनिज्म की यही वाली होती है, हमारा भी यही रहता है, हम शुरू में धीरे धीरे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा ज्यादा बढ़ते हैं, फिर थोड़ा कम 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 करके एक स्टेबल वाली स्टेज आ जाती है। उसके अलावा और देखें, ठीक है, एब्सोल्यूट ग्रोथ एंड है ना सापेक्ष वृद्धि निरपेक्ष वृद्धि में देखा जाए तो देखें दोनों पत्ती है, दोनों पत्ती में क्या किए हैं, देखो शुरुआत में इसका इनिशियल कितना था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर था, है ना, और फाइनल इसका कितना था 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब हमें इसमें से दोनों में देखा जाए तो दोनों में डिफरेंस 10 - 5 करेंगे कितना 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ा है ये पत्ती। सेम कहानी इसकी भी है, इनिशियल कितना था 50, फाइनल इसका कितना है 55, और हम लोग इसका ग्रोथ को देखें तो हम लोग 55 - 50 करेंगे कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हुआ है ग्रोथ हुआ है, इसमें भी ग्रोथ हुआ है उतना ही। लेकिन ऐसा देखा जाएगा कि हम लोग एब्सोल्यूट ग्रोथ को देखेंगे हम लोग तो देखो कैसे, तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल करेंगे तो 10 - 5 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100 कर देंगे, यहाँ पर 100 है, तो क्या हो जाएगा 100% ग्रोथ हुआ है। जबकि इसमें क्या होगा 55 - 50 डिवाइडेड बाई 50 करेंगे तो 5 डिवाइडेड बाई 50 हो जाएगा, तो 1/10 इंटू 100 करेंगे तो 1/10 इंटू 100 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 10% हो जाएंगे, तो 10% वृद्धि हुई है, जबकि इसमें 100% वृद्धि हुई है। ये बात हम लोग दोनों में कंपेरिजन देख सकते हैं, है ना। और एब्सोल्यूट ग्रोथ एंड एब्सोल्यूट का मतलब दोनों में सेम ही हुआ है एब्सोल्यूट, लेकिन रिलेटिव पूछेंगे तो रिलेटिव इसमें 100% ग्रोथ हुआ है, उसमें 10% ही ग्रोथ हुआ है, ठीक है। इसको देखिए स्टेप है, मेरिस्टेमेटिक सेल होती है ये, प्लाज्मेटिक ग्रोथ कर रही है, प्लाज्मेटिक ग्रोथ करने की वजह से इलॉन्गिनेशन फेज आ जाते हैं इसके, प्लाज्मेटिक ग्रोथ क्यों कर रही है, प्लाज्मेटिक ग्रोथ होने की वजह से सेल डिवीजन हुआ और उसकी वजह से इलॉन्गिनेशन हुए, फिर उसके बाद इसमें रीडिफरेंशिएशन होने लग गया, फिर रीडिफरेंशिएशन के बाद मैच्योरेशन आ गया, मैच्योर सेल बन गए, जीर्णता आ गई, जीर्णता के बाद में डेथ हो जाती है, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो हेट्रोफाइली, हेट्रोफाइली का मतलब अलग अलग पत्तियां, तो जुवेनाइल जब जवान रहेगा तो अलग दिखाई देगा, एडल्ट हो जाएगा तो अलग दिखाई देगा, सीधी सी बात है। धनिया लाख पर वगैरह में कैसी होती है इसी टाइप की है ना पत्तियां दिखाई देती है। और दूसरा देखा जाए कि जो बटर कप होती है ना, बटर कप में पानी में रहती है तो उसकी पत्तियां ऐसे हो जाती है, जबकि वो टेरेस्ट्रियल रीजन में रहते हैं तो ऐसे दिखाई देती है किसकी, बटर कप की पत्तियां हैं ये, ठीक है। अगला देखते हैं, एक्सपेरिमेंट यूज टू डिमोन्स्ट्रेटेड दैट टिप ऑफ द कोलियोप्टाइल इज द सोर्स ऑफ द ऑक्सीजन, है ना। देखो ये डायग्राम किसका है, ऑक्सीजन की खोज से रिलेटेड है, तो ऑक्सीजन है ना याद रखेंगे, ऑक्सीजन की जब भी खोज होगी तो ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर है ना, मतलब ये वाले डायग्राम देंगे तो ऑक्सीजन से रिलेटेड है ये वाले। उसके अलावा ये एपिकल डोमिनेंसी वाले का डायग्राम है, एपिकल डोमिनेंसी का मतलब ऊपर की ओर में प्लांट जो है ना बढ़ते हैं, यदि ऊपर को यदि काट देंगे तो साइड साइड में बढ़ने लग जाते हैं, हर प्लांट चाहता है ऊपर जाना, है ना, मतलब ऊपर की ओर में ग्रोथ करना चाहता है, लेकिन काट देंगे ऊपर को तो क्या होगा साइड साइड में, ऊपर की ओर में ग्रोथ होगा तो साइड साइड में ऐसे ब्रांचेस बनने लग जाएंगे, ऐसे ब्रांचेस साइड साइड में क्या बनने लग जाएंगे ब्रांचेस। तो एपिकल डोमिनेंसी का जब भी ऐसा डायग्राम आएगा तो एपिकल डोमिनेंसी को शो करती है। तो आज के क्लास में हम लोग यहाँ तक ही पढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास में इसके अगले वाले जो डायग्राम है जितने भी ह्यूमन फिजियोलॉजी में उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये पूरा एक्सप्लेनेशन है डायग्राम का, ठीक है। थैंक यू।